बच्चों ये है लेक्चर 242 और हम कर रहे थे आपके सिविक्स में एक चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है आपकी सिविक्स एनसीईआरटी के अंदर, डेमोक्रेटिक राइट्स। सो हम थे पेज 81, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 81 पे थे और हम कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम आपको पता है क्या है? ये राइट टू फ्रीडम आपने बहुत सुना भी है इसके बारे में। सो आपको पता है फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम क्या है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मतलब किसी तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो, दैट इज फ्रीडम। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करो, इसका मतलब होता है कि कोई इंटरफेयर ना करे आपकी चीज़ों में, कोई आपको रोक टोक ना हो, तो भले वो कोई इंसान हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। हम एक समाज में रहना चाहते हैं पर हम फ्री रहना चाहते हैं, हम चीज़ें करना चाहते हैं जैसे हम उसे करना चाहते हैं, हमें दूसरे ना बताएं हमें क्या करना है। सो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को राइट्स दी हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो हमारे पास राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन सा राइट आता है? So under the Indian Constitution, all citizens have the right to freedom of speech and expression, assembly in a peaceful manner, form associations and unions, move freely throughout the country, reside in any part of the country, practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। मतलब फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आया? राइट टू फ्रीडम में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप असेंबली कर सकते हो पीसफुल मैनर में कहीं पे भी, आप एसोसिएशंस बना सकते हो, आप देश में कहीं भी जा सकते हो, आप किसी भी हिस्से में रह सकते हो देश के, कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हो। आपको याद रखना चाहिए कि हर सिटीजन के पास हक है ये सब फ्रीडम्स पाने का। इसका मतलब है आप अपनी जो फ्रीडम है इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो दूसरों की फ्रीडम को खतरा बने, ठीक है? मतलब फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम अपनी फ्रीडम है, दूसरे की फ्रीडम आपको नहीं खराब करनी है। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। फ्रीडम मतलब आप अपने लिए अच्छा करो, दूसरों के लिए खराब, ऐसा नहीं। सो योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं जिससे जब तक किसी और को नुकसान ना पहुंचे। फ्रीडम अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि आप कुछ भी करो। गवर्नमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालती है हमारी फ्रीडम के ऊपर, पर वो होता है हमारे सोसाइटी की बेहतरी के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल्स। सो एक और राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, आपको खुद को एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है। हमारी जो आइडियाज़ हैं, पर्सनैलिटी है, वो डेवलप तभी होंगी जब हम फ्रीली कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरों के साथ। आप दूसरों से हटके सोच सकते हो। अगर 100 लोग एक जैसा सोच सकते हैं तो आपके पास आज़ादी है उन 100 लोगों से अलग सोचने की। आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री भी हो सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट के किसी काम से नाखुश हो, आप फ़ोन पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सोशल मीडिया पे लिख सकते हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द एक्टिविटीज़ ऑफ द एसोसिएशन इन योर कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो आप बिल्कुल फ्री हैं कि क्रिटिसाइज करो सरकार को, रिलेटिव्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को। आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। आप अपने व्यूज़ इवन पब्लिसाइज भी कर सकते हो। आपको अपने विचार पैम्पलेट पे छपवा सकते हो, मैगजीन्स में डलवा सकते हो, न्यूज़पेपर्स में डलवा सकते हो। आप पेंटिंग्स बना सकते हो, आप पोएट्री बना सकते हो, सॉन्ग्स लिख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद, जैसे आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, आप उस पॉलिटिकल पार्टी पे सरकाज़म करते हुए अलग अलग ऐसे पोर्ट्रे, पेंटिंग्स ऐसे बना सकते हो। However, you cannot use this freedom to instigate violence against others। आप ये सब कर सकते हो बट आपको दंगा नहीं करा देना है, ठीक है? यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम। फ्रीडम है, आपको खुद को, भाई आपको कोई चीज़ ना पसंद आई उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी है, पर आप इस फ्रीडम को
झगड़े कराने में, दंगे कराने में यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट। लोगों को भड़काना नहीं है, आपको गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने में आप ये फ्रीडम यूज नहीं कर सकते। पेज नंबर 82, नहीं, नीदर कैन यू यूज इट टू डिफेंड अदर्स बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग्स दैट कॉज डैमेज टू अ पर्सन्स रेपुटेशन। आप ये चीज किसी को डिफेम करने के लिए, किसी का मतलब किसी को बदनाम करने के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मतलब आपके पास फ्रीडम है तो ऐसा नहीं आप किसी के भी बारे में कुछ भी अनशन बोलो, गलत गलत बोलो। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन एट एनी इश्यूज। हमारे पास पूरी आज़ादी है, हम बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर मीटिंग कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हाय हाय वाले वो ये नहीं नारे लगाते घूम सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं। इवन आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आइडियाज एक्सचेंज करो, पब्लिक सपोर्ट, आप लोग इकट्ठे करो, आप वोट्स भी मांग सकते हो जगह जगह जाके इलेक्शन के दौरान। बट ये सब क्या होना चाहिए, बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, ये सब शांति कारक होना चाहिए। मतलब अगर आप दंगे करा रहे हो, आपके ये सब करने से झगड़े हो रहे हैं, सो ये फ्रीडम नहीं गिनी जाएगी। They should not lead to public or breach of peace in society. Those who participate in these and meetings should not carry weapons with them. So आप जब भी ये मीटिंग्स या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको अपने साथ कोई हथियार नहीं रखने। सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशंस भी बना सकते हैं, जैसे कि वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, वो वर्कर यूनियन बना सकते हैं और वो खुद का जो इंटरेस्ट है उसे सेव कर सकते हैं, मतलब खुद को फ़ायदा कराएंगे। और कुछ लोग टाउन में साथ में आके एसोसिएशन बना सकते हैं करप्शन पॉल्यूशन के खिलाफ। मतलब आप ग्रुप बना सकते हो, कोई चीज़ पसंद नहीं है आप एक ग्रुप बना सकते हो सामने वाले के खिलाफ, बट आपको दंगे नहीं कराने हैं। एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एक और फ्रीडम है आपके पास, एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको हर हिस्से में घूमने का पूरा हक है, ठीक है। सो आप फ्री हो रिसाइड करना, सेटल करना इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आप जो है कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो। सो अगर सपोज एक असम का आदमी है और वो जाके बिजनेस करना चाहता है हैदराबाद में, सो उसका भले हैदराबाद से कोई नाता ना हो, चाहे उसने हैदराबाद कभी देखा नहीं है, बट वो क्योंकि सिटीजन है इंडिया का, उसका पूरा हक है कि वो जाके हैदराबाद में अपना काम चालू करे। मतलब यही राइट है, यही हक है। इसी की वजह से जो लाखों लोग हैं वो गांव से माइग्रेट होते हैं टाउन्स की तरफ। मतलब इसी उम्मीद में, आप देखते हो काफ़ी लोग शहरों में जाते हैं कमाई करने के लिए, तो यही उम्मीद में, क्योंकि हमारे पास राइट है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम देश के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। सो द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस। इवन यही फ्रीडम आपको कोई भी बिजनेस करने से, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो कोई मना नहीं कर सकता है कि आप ये मत करो, आपको करना है आप कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कोई काम करने के लिए। औरतों को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कोई काम कराने के लिए। जो लोग पिछड़ी कास्ट से आते हैं, डिप्राइव्ड कास्ट से आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उनको वही काम कराओ। जैसे अगर भाई किसी का काम कचरा उठाना है, उसकी कास्ट में कचरा उठाते थे उसके बड़े या उनके दादा परदादा, तो अगर वो ये अगर आगे उनका पोता अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसको कचरा नहीं उठाना, वो काम नहीं करना, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। The Constitution says that no person can be deprived of his life और पर्सनल लिबर्टी। मतलब हमारा संविधान कहता है कि किसी भी इंसान को आप उसकी ज़िंदगी, मतलब किसी की ज़िंदगी, ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा अपराध है, सो आप किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी या पर्सनल लिबर्टी, मतलब उसकी खुद की आज़ादी से एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, मतलब आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। भाई क्रिमिनल वगैरह है, ठीक है, समझे, पर एक नॉर्मल, हमारा संविधान बोलता है अगर एक नॉर्मल आदमी है आप उसको उसकी ज़िंदगी, उसकी पर्सनल मतलब ज़िंदगी से भी, ठीक है, किसी को मारना ऑब्वियसली वो तो बहुत घातक अपराध है, किसी की पर्सनल लिबर्टी भी आप नहीं छीन सकते, ठीक है, किसी की आज़ादी आप नहीं छीन सकते। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डेथ। मतलब किसी को आप खुद मार नहीं सकते हो जब तक कोर्ट ने नहीं बोला है। कोर्ट अगर बोल रही है सजाए मौत है तो ही उसे सजाए मौत मिलेगी, भले वो कितना भी खूंखार आतंकवादी अपराधी कोई ना हो। ये संविधान में नहीं है कि आप उसको कहीं भी जाके मार दो। इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। तो इसका मतलब ये भी है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या किसी को आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसके पास प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। अगर लोग ये पब्लिक ये जो ऑफिसर्स हैं अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सो व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन अ कस्टडी विल हैव टू इन्फॉर्म ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। जिसको अरेस्ट करने जा रही है पुलिस उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे नहीं सीधा जाके उसको अरेस्ट करके अंदर कर दिया। Person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest। जिस भी इंसान को पुलिस अगर अरेस्ट करके ले गई है, किसी भी इंसान को पुलिस अगर अरेस्ट करके ले गई है सो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना है। मतलब आपको 24 आवर्स के आगे उसको प्रस्तुत होना पड़ेगा हमारे लॉ के हिसाब से। Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense। ये ऐसा करने से क्या होगा, उस इंसान को एक लॉयर रखने का हक है ताकि वो अपनी बात रख सके, ताकि उसके खिलाफ वो लड़ सके। नेक्स्ट है पेज नंबर 83। सो अभी हम वो केसेस वापस याद करते हैं जो हमने पढ़े थे इस चैप्टर में। Let us recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo. The victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties, the protection of individual life and personal liberty. So Guantanamo Bay में क्या हुआ था, अचानक से उठा के लेके गए तो यहाँ उनकी जो पर्सनल आज़ादी थी वो छीन ली गई। कोसोवो में तो उनकी लाइफ ही ले ली गई। तो ये मतलब फ्रीडम, यहाँ फ्रीडम का भंग हुआ, राइट टू फ्रीडम का भंग हुआ। ठीक है, सो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम। अब हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो हमारे पास अब हक हैं किसके, राइट टू लिबर्टी, फ्रीली जीने के, इक्वालिटी के। ठीक है, हमें इक्वल और फ्रीली जीने का हक है। ठीक है, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू एक्सप्लॉयटेड। देखो हमारे पास हर किसी के पास अधिकार है कोई हमारा शोषण ना करे, एक्सप्लॉयट ना करे हमें। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि ये ज़रूरी है कि हम इसे लिख दें। ठीक है, कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इट वॉज नेसेसरी टू राइट डाउन certain clear provisions to prevent exploitation of weaker sections of the society. Constitution mentions 3 specific evils and declares these illegals. So Constitution ने 3 specific evils mention करे और उसे declare किया illegal. So Constitution ने कौन सी 3 चीज़ों को गलत declare किया है, हमारे Constitution 3 चीज़ों को जिनको illegal मतलब गैर कानूनी बोला गया है। So सबसे पहला है पहली चीज़ जो हमारे संविधान के अंदर illegal है क्या है। सबसे पहली चीज़ है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ट्रैफिक का मतलब क्या है, ट्रैफिक का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और मतलब इंसानों का खरीदना बिकना। आपने सुना होगा औरतों को, लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है। सो ये बहुत ही गंदा घिनौना अपराध है, बहुत ही मतलब बहुत बुरा अपराध है। सो ये किया जाता है सिर्फ औरतों को या बच्चियों को नहीं, इवन छोटे बच्चों को भी खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, सो ये हमारे संविधान में एक बहुत ही गलत मतलब इलीगल है, हमारे संविधान ने उसको बिल्कुल प्रोहिबिट किया हुआ है। ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक वर्ड का मतलब है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमन, औरतों का खरीदना बेचना फॉर इमोरल पर्पसेस, उनसे गलत काम कराए जाते हैं। सो फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। सेकेंड है अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और भेगर इन एनी फॉर्म।
सो किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते, फ्री में काम नहीं ले सकते, ठीक है। कोई गरीब है, भाई तू तो गरीब है, तेरी तो क्या औकात है, तू तो फ्री में काम करता है, ऐसे से फ्री में काम आप किसी को ऐसा मतलब किसी से आप फोर्स नहीं कर सकते तो काम कराने। अगर उसको आपका काम नहीं करना वो नहीं करे, और फ्री में तो नहीं कराना है। सो बेगर क्या है? बेगर इज प्रैक्टिस वेयर वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल रिम्यूनरेशन। बेगर क्या है? बेगर मतलब जिसके यहाँ काम करते हैं उसको फ्री में सर्विस देना, उसको फ्री में सर्विस देना, और उसको कम दाम में भी सर्विस या फ्री में देना, ठीक है, फोर्सफुली। सो अगर ये लंबे समय तक हो जाता है, सपोज कोई किसी से ऐसे पूरी उम्र किसी से काम लेता है फ्री में या कम कॉस्ट में, सो उसे कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर। When this practice takes place on a lifelong basis, it is called practice of bonded labor. So practice of bonded labor क्या है? जब कोई मतलब ये बेगर वाली प्रैक्टिस लंबे समय तक कराई जाती है उसे प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। तीसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड लेबर को भी स्ट्रिक्टली ना बोला है, आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। नो वन कैन एम्प्लॉय चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन अ फैक्ट्री। छोटे 14 साल से कम बच्चे से आप काम नहीं करा सकते या किसी भी डेंजरस जगह पे काम नहीं करा सकते। सो यूजिंग दिस एज बेसिस मैनी लॉज हैव मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन इंडस्ट्री सच एज बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स, मैचेस, प्रिंटिंग, डाइंग। सो मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज बहुत डेंजरस इंडस्ट्रीज हैं, बीड़ी वाली, बीड़ी बनाने वाली, फायर क्रैकर्स, मैचेस, प्रिंटिंग, डाइंग, ये सारी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। सो बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं है काम करना, और ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल नहीं। सो ये था पेज नंबर 83। अब हम देखते हैं पेज 84। सो 84 में देखते हैं, अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब आपको जो भी रिलीजन धर्म फॉलो करना है वो है हक आपके पास। सो राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। अगर हम कह रहे हैं आपको आज़ादी का हक है, मतलब आपको रिलीजन फॉलो करने का भी हक है। आपको जो रिलीजन फॉलो करनी है आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। सो राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। इन दिस केस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी भारतीय कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। सो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट मतलब आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन, सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। मतलब सब जैसे काफ़ी देश होते हैं जो एक ही रिलीजन कहते हैं कि हमारे देश की वही रिलीजन है, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है। इवन कई लोग हैं जो बोलते हैं हम कोई धर्म ही फॉलो नहीं करते, हम कोई रिलीजन फॉलो करना ही नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। सो secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relations among human beings and not with the relation between human beings and gods. So ये जो रिलीजन धर्म किससे जोड़ते हैं? हम भगवान से जोड़ते हैं, ठीक है। कि अगर कोई अल्लाह को मानता है तो मुस्लिम हुआ, अगर कोई भगवान को मानता है हिंदू हुआ, कोई फादर को मानता है क्रिश्चियन हुआ। सो ये क्या हुआ? तो हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई रिलीजन जो रिलेशन है वो रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन है इंसान के बीच में, इंसान भगवान के बीच में रिलेशन हमारा संविधान नहीं मानता है। इसलिए हमारे संविधान ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, ठीक है। आप भगवान को मानते हो वो आपका लुक आफ्टर है, पर हमारा स्टेट जो हमारा संविधान है वो तो सिर्फ इंसान का रिश्ता देखता है। सो एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया जहाँ रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी होती है, ठीक है। सो सेक्युलर स्टेट क्या है? सो अ सेक्युलर स्टेट इज वन that does not establish any one religion as official religion. सेक्युलर स्टेट मतलब वो देश जहाँ पे किसी एक रिलीजन को, एक धर्म को उन्होंने अपना धर्म नहीं बोला है। जैसे पाकिस्तान है, सो पाकिस्तान में उनका जो नेशनल रिलीजन है वो इस्लाम है। सो हमारी इंडिया सेक्युलर है, हमारा सेक्युलर स्टेट है। हमने किसी भी धर्म को मतलब हमने मेन धर्म नहीं माना है, ठीक है। हमने कभी किसी धर्म को मेन ऑफिशियल रिलीजन नहीं, हमने किसी भी रिलीजन को नहीं बोला है। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। द स्टेट हैज़ टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन्स। तो हमारा जो संविधान है वो इन सब से ऊपर है, मतलब रिलीजन से ऊपर है, और हमारा जो संविधान है इन सब चीज़ों से अलग ही रहता है। मतलब
इन सब चीज़ों में घुसता ही नहीं है, रिलीजन वाली चीज़ों में जाना ही नहीं है, ठीक है। मतलब स्टेट रिलीजन से ऊपर है, धर्म के नाम पे स्टेट कोई फैसला नहीं करेगा। हर पर्सन को राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। सो हमारे संविधान में हर पर्सन को कोई भी रिलीजन अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब वो फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, दूसरों को उसको, मतलब भाई अगर आपको कोई धर्म अच्छा लगे आप सामने वाले को भी बोल सकते हो भाई ये धर्म अच्छा है तू फॉलो कर। सो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संविधान फ्री है। So she believes in every religious groups or sect is free to manage its religious affairs। तो कोई भी रिलीजन है, गुरुद्वारा, अगर आप पंजाबी हो गुरुद्वारा आप बना सकते हो, गुरुद्वारे में सेवा कर सकते हो। आप हिंदू हैं, मंदिर बनवाओ, मंदिर की सेवा करो। आप सिख हो, आप, ठीक है, आप मतलब जो भी कास्ट के हो आप वो बना के आप वो मतलब फॉलो कर सकते हो। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ज़बरदस्ती उनकी रीजन बदलवा दो, वैसा नहीं कि भाई तू बदल दे, ऐसा नहीं। सो वो गलत है भाई, किसी को डरा के धमका के फ्रॉड करके या उसको पैसे की लालच दे के आप उसकी रिलीजन बदलवा लो, ऐसा नहीं। पर्सन फ्री है, अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर ओन विल। आप पूरे फ्री हो कि आप रिलीजन बदलो, ठीक है, आप पूरी तरह से फ्री हो, पर किसी के दबाव में नहीं बदलनी। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। अगर हमारे संविधान ने हमको रिलीजन, आपकी रिलीजन को फॉलो करना बोला है तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो, रिलीजन के नाम पे कुछ भी कर डालो, ऐसा नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग्स टू सुपरनेचुरल फोर्सेस और गॉड्स। अब शायद कोई बोले कि मेरे धर्म में तो लिखा हुआ है कि बलि चढ़ानी है, कि जानवरों की बलि चढ़ानी है, इंसानों की बलि चढ़ानी है। सो ये गलत है। मतलब भले आपकी रिलीजन में लिखा हो, किसी की भी रिलीजन, पहले तो ऐसा रिलीजन में नहीं लिखा होगा, और सपोज लिखा भी है तो वो इलीगल है, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स ह्यूमन बींग्स और एज ऑफरिंग्स टू सुपरनेचुरल फोर्सेस और गॉड्स। भाई भगवान की बलि चढ़ा रहे हैं, गाय की, ऐसे मतलब गोट की, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वुमन एज इंफीरियर और दोस्त दैट इन्फ्रिज वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड। इवन ऐसे भी धर्म है, अगर कोई धर्म बोलता है कि नहीं औरतें कम हैं या औरतों को कम समझा जाता है, तो वो भी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वेयर वाइट क्लोथ्स। जैसे कि कोई अगर किसी लेडी का हस्बैंड गुजर गया है, कोई विडो हो गई हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको बोल दो कि सर मुंडवा दो या सफ़ेद कपड़े पहनो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई आसपास आप ऐसा देखते भी हो, अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करोगे, उस इंसान पे केस भी हो सकता है। अगर आपके सामने ऐसा कुछ गलत हो रहा है, आप रिपोर्ट करोगे, सामने वाला क्रिमिनल है, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर कोई ऐसा ज़बरदस्ती करा रहा है। So a secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow। तो जो कानून है वो किसी की रिलीजन के हिसाब से उसको पनिश नहीं कर सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रोपोर्शन मेंटेन ऑफ एनी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती कि तू इस धर्म के नाम पे इतने पैसे दे, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट में देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और जो भी गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान हैं, मतलब सरकारी, जो भी सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे किसी भी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हुआ कुछ भी नहीं करना है। मतलब सब रिलीजन, सारे धर्म इक्वल हैं। सो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्कशॉप। सपोज कोई प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप कोई रिलीजन फॉलो करो, ठीक है। मतलब फ्रीडम है, मतलब एकदम बिना किसी रिलीजन को महत्व दिए एजुकेशन लेनी है, ठीक है। सो ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस ना ही प्राइवेट कॉलेजेस, दोनों में अलाउ नहीं है किसी एक रिलीजन को मान देना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या हैं?
तो आप सोचते होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो क्यों हर चीज़ को लिख के करते थे, मतलब हर चीज़ लिख के क्यों दी है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप ये भी सोचते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी के बारे में इतना क्यों सोचा है, जो पिछड़ी जात थी, SC ST OBC, उनके बारे में बहुत सोचा है, जबकि मेजोरिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। सो सिंपल रीज़न यही है कि कभी भी कोई डेमोक्रेसी है, कोई भी डेमोक्रेसी है, वो हमेशा मेजोरिटी को ही पावर देती है, और मेजोरिटी किसकी है, जनरल की है। जब ये मतलब रीज़न है सीधी सीधी, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू मेजोरिटी, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी में हमेशा मेजोरिटी को ही पावर मिलता है। लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन है, तो हमें मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी संख्या कम है, उनकी लैंग्वेज बचे, उनका कल्चर बचे, उनका रिलीजन बचे। वो चाहते हैं तो वो बचा सकते हैं। अदरवाइज दे मे गेट निग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ऑफ मेजोरिटी। अगर मतलब उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, दूसरे जो ये कास्ट हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो उनको जो मेजोरिटी कास्ट है वो अपने जैसा बना देगी, मतलब उनका कल्चर, उनकी रिलीजन, उनकी लैंग्वेज सब चली जाएगी, वो मेजोरिटी का सब कुछ अपना लेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटी, इसलिए संविधान ने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी दी है माइनॉरिटी को। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सिटीजन जो भले किसी की अलग लैंग्वेज हो, अलग कल्चर है, वो उसको कंजर्व कर सकता है, बचा के रख सकता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलना चाहूँ, मैं बोल सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कल्चरल एजुकेशन राइट में यही है कि आप जो है आपका लैंग्वेज, आपका कल्चर बचा के रखो। पेज 85, एडमिशंस टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एंड कैन नॉट। आप किसी भी कॉलेज में, संस्था में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट मदद भी ले सकते हो। आपको रिलीजन, आपकी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। हर माइनॉरिटी के पास, ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। हर माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकती है अपनी चॉइस के। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं रिलीजियस माइनॉरिटी, भाई जिसका धर्म कम फॉलो होता है, वो नहीं। मतलब इन सम प्लेसेस माइनॉरिटी क्या हो, इन सम प्लेसेस पीपल स्पीकिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजोरिटी, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट आर इन माइनॉरिटी। कई जगह लैंग्वेज में भी मेजोरिटी माइनॉरिटी होता है, जैसे कि तेलुगु, फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश, बट दे आर माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटक। जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोग बहुत हैं, वो मेजोरिटी हैं, पर अगर यही तेलुगु बोलने वाले लोग कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, वहाँ तेलुगु बहुत नहीं बोली जाती। और जैसे सिख हैं, जो सरदार होते हैं, जो सिख्स हैं, कंस्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन पंजाब। जो सिख हैं, सिख रिलीजन फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा कहाँ हैं, पंजाब में हैं। पर अगर आप सिखों को देखो, वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में माइनॉरिटी है, मतलब वहाँ बहुत नहीं पाए जाते। अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। तो देखो सारी राइट्स पढ़ ली, कितनी सारी राइट्स हमारे संविधान ने दी हैं, तो इन सबको हम बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। ये सारे हक क्या हैं, ये हमको गारंटी है कि भाई हमारे साथ सब सही होगा। इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज, दे आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। अगर मतलब राइट्स गारंटीज हैं, अगर हम कह रहे हैं कि राइट हमारा जो हक है वो हमारी गारंटी है, देयर इज नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। अगर कोई उसको मानेगा ही नहीं, तो वो क्या मतलब रहा उसका। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सेबल। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उनको लागू करना ही करना है। वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबव मेंशन राइट्स। तो ये जो सारे आपने राइट्स पढ़ी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो बहुत सारी राइट्स पढ़ी, तो आप इन सारी राइट्स को एनफोर्स करा सकते हो।
मतलब ये सारी राइट्स लागू हों, अगर कहीं नहीं हो रही है आप उनको एनफोर्स कराने का भी हक है। सो उसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। सो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज राइट? सो हमारे पास हक है, वी हैव अ राइट टू सीक इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड राइट्स। सो जो हमने ऊपर राइट्स पढ़ी, हमारे पास पूरा पूरा हक है कि हम उसे एनफोर्स कराएं। सो इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। दिस इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। सो दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो ये क्या हुआ, एक खुद फंडामेंटल राइट है। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। सो ये राइट दूसरी राइट को इफेक्टिव बनाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स अवर राइट्स में बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे हक हैं वो हमारे खुद के ही, मतलब अड़ोस पड़ोस या हमारे जानने वाले ही हमारे हक नहीं देते हमें। कभी कोई कहीं हम नौकरी करते हैं, वहाँ हमारे हक नहीं मिलते, गवर्नमेंट हमें हमारा हक नहीं देती। सो व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। सो सपोज कोई आपका राइट वायलेट किया गया, भाई राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, कोई भी राइट आपको नहीं दिया गया, सो आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है भाई। जैसे मैंने बीच में एक न्यूज़ पढ़ी थी, राजधानी में दो लेबर चढ़े थे और टिकट के साथ चढ़े थे, कंफर्म टिकट थी, राजधानी एक्सप्रेस बहुत एक्सपेंसिव ट्रेन है। सो टीटी ने उन दोनों को उतार दिया, बोला कि तुम दोनों की औकात नहीं है। तो उसने उन दोनों लेबर्स ने उसका नाम रिपोर्ट कर दिया पुलिस स्टेशन में। क्यों? क्योंकि हमारा राइट टू इक्वालिटी है, आप वो उनके पास वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी है। सो वो उनके पास पूरा पूरा हक था, वो पैसे देके चढ़े थे, तो इक्वालिटी मिलनी थी, सो उनको नहीं दी, ठीक है। सो इवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर वो चाहते हैं कि वो राजधानी एक्सप्रेस से ही जाएं तो वो उनको पूरा पूरा हक है हमारे संविधान के हिसाब से। सो कभी भी कोई भी राइट आपको नहीं देता है, आपका कोई हक नहीं देता है, आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हो। सो अगर फंडामेंटल राइट है तो आप तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं दे रहा, आपका बेसिक अधिकार जो राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो ये सारे हक नहीं दे रहा, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सो इसीलिए मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा था, या उन्होंने इसको एक और नाम दिया था हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपको कोई ये बाकी की राइट्स जो नहीं मिलती हैं तो आपके पास एक और राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आप सीधा कोर्ट में जाओ, ठीक है, अगर आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? सो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड against the actions of legislature, the executives and other authorities instituted by the government. So fundamental right गारंटी है, एक हमको एक तरह की गारंटी है। कोई कानून आपको ये हक देने से नहीं रोक सकता, कोई एग्जीक्यूटिव को IAS IPS आपको ये हक से नहीं रोक सकता इन राइट से, या कोई भी कितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो गवर्नमेंट की, ये जो आपके हक हैं आपसे कोई छीन नहीं सकता। मतलब जो आपकी सारी राइट्स हैं जो संविधान ने, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयट, ये सारी राइट्स जो भी संविधान ने दी हैं वो आप चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको मिलनी ही है। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो हर कीमत में मिलनी ही है। If any of the legislature executive takes away or limits any of the fund, it will be invalid. We can challenge such laws of the central and state governments, the policies and actions of the government or the government like the nationalized bank or electricity boards. Suppose कोई आपकी फ्रीडम छीनता है, कोई किसी भी तरह से, सपोज कोई लाइट की संस्था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगता है आपकी फ्रीडम छीन रही है, सो आप सीधा सीधा कंप्लेन कर सकते हो। कोर्ट्स ऑल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। जो कोर्ट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को लागू करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के खिलाफ। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू करे, मतलब वो डायरेक्शन से इशू करे
ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पूरा हक है कि वो रिटर्न मतलब रिटर्न में इशू कराए कि भाई हर किसी की फंडामेंटल राइट्स उसे मिल रही हैं। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन। सपोज किसी को कोई राइट नहीं मिली है, मतलब किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कोई राइट उसकी इक्वालिटी की राइट या कोई भी राइट उसको नहीं मिली है, तो सरकार के पास उसको कंपनसेट करने का भी है, मतलब सरकार उसको भरपाई भी करेगी। पेज नंबर 87 पे विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स, मतलब सरकार विक्टिम्स के लिए भरपाई भी करेगी और ये जिन्होंने उनके साथ क्राइम किया उनको पनिश भी करेगी। सो हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 में देखा था कि जुडिशरी जो है हमारे देश की इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट से लेना देना नहीं है। हमने ये भी देखा था जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकती है जो कि ज़रूरी है कि प्रोटेक्ट हो राइट्स, प्रोटेक्ट करनी हो सिटीजन की। सो जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट द एग्रीड पर्सन कैन गो टू कोर्ट फॉर रेमेडी। ये आप पहले पढ़ चुके हो, किसी के साथ अगर भेदभाव या कुछ भी बुरा हो रहा है या कोई राइट नहीं मिल रही है, वो सीधा सीधा कोर्ट में जा सकता है। अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल, इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। सो एक और नया शब्द सीखोगे, PIL। सो PIL क्या है? अगर एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सपोज किसी ने किसी फंडामेंटल राइट का भंग किया, किसी को कोई राइट नहीं दी, तो अगर वो एक सामाजिक या पब्लिक मुद्दा है, अगर आपकी कंप्लेंट से समाज का भला हो रहा है या पब्लिक का भला हो रहा है, तो इसे कहते हैं इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जब कोई इंसान कोर्ट में जाता है, कभी जब उसको राइट नहीं मिलती है, किसी को भी राइट, किसी के भी हक के लिए कोर्ट में जाता है और इस फैसले से मतलब उसकी जाति का भला होना है या बहुत सारे लोगों का, समाज का भला होना है, पब्लिक का भला होना है, ठीक है, समाज का पब्लिक का भला होना है, तो उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of government. So PIL जो अब PIL दाखिल करते हैं, so PIL में any citizen or group of citizens can approach Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of government. So PIL अगर दाखिल करते हैं, सो अंडर द PIL एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन, कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ताकि पब्लिक का भला हो, ठीक है। सो इवन जजेस को भी लेटर लिखा जा सकता है, इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड, आप पोस्ट कार्ड तक पे लेटर लिख सकते हो और कोर्ट को ये मामला जज तक पहुंचाना ही पड़ेगा, और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये सब राइट्स के बारे में था। अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। जो राइट्स का स्कोप है उसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। सो जहाँ हमने चैप्टर चालू किया था, हमने डिस्कस किया था राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो ज़्यादातर चैप्टर में हमने फोकस किया फंडामेंटल राइट्स पे कि हमारे संविधान ने हमें कौन सी फंडामेंटल राइट्स दी हैं, ठीक है। सो आप सोच रहे होंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं, हमारे पास सिर्फ वही अधिकार हैं, मतलब जो लिखे हुए वही हैं, पर ये सच नहीं है। फंडामेंटल राइट्स तो सब राइट्स से ऊपर है, हाँ है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून ने और भी हमें बहुत सारे हक दिए हैं, और जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं ये हक भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारी राइट्स बढ़ती जा रही हैं। सो कई बारी लीगल राइट्स में जो कानूनन जो हक हैं तो वो बढ़ते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम जो कोर्ट्स हैं वो जजमेंट ऐसे सुनाती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राइट का पालन हो। काफ़ी राइट्स हैं, सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। सो और भी राइट्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी छाप सकते हो।
राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको हर चीज़ की जानकारी होने का पूरा हक है। भाई मोदी की इंफॉर्मेशन क्या है, आपको हक है जानने का। मोदी जी का महीने का खर्चा क्या है, वो जानने का हक है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन भी है आपके पास। राइट टू एजुकेशन भी है, पढ़ने का भी अधिकार है। सो ये 3 अधिकार हैं आपके पास। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज़ बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो अब ये जो स्कूल का एजुकेशन है वो एक एक बच्चे का राइट बन गया है, एक एक इंडियन सिटीजन का राइट बन गया है। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सरकार किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल तक की उम्र तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का वादा करती है हमारी भारत सरकार। किन से? बच्चों से। बच्चों को कम से कम 14 साल तक की उम्र तक तो फ्री में शिक्षा देनी है। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। सो पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ लागू किया है जिसमें वो राइट टू इंफॉर्मेशन दे रही है सिटीजन्स को। सो दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। पहले ये राइट टू इंफॉर्मेशन किसके अंडर आता था? राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। वी हैव अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस। हमारे पास पूरा पूरा हक है कि सरकारी कामों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अगर आप चिट्ठी लिख रहे हो कि मुझे इसकी सैलरी जाननी है, इस नेता की क्या सैलरी है, इस नेता की क्या क्वालिफिकेशन है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आपको हक है जानने का। राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास। So recently Supreme Court has expanded the meaning of the right to live to include right to food also। अभी अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून लाया है, राइट टू लाइफ में राइट टू फूड को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, मतलब किसी कोई भूख के कारण ना मरे। ठीक है, मतलब बुखार, राइट टू फूड है, खाना खाने का भी राइट है हम सबके पास। ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल एज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा है नहीं कि भाई खाली फंडामेंटल राइट्स ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी मोर राइट्स विच में नॉट बी फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और भी राइट्स दी हैं जो फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, पर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इन इलेक्शंस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक और संविधान ने राइट दी है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, राइट टू वोट। ठीक है, इलेक्शंस में वोट करना भी एक आपका अधिकार है। समटाइम्स द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इसको अगर आप और एक्सपांड करो, मतलब इतनी सारी राइट्स हैं, अगर इन सब राइट्स को अगर आप एक में बोलो, सो समटाइम्स द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। इसे हम ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। दीज आर यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ह्यूमन राइट्स क्या है? जो कानून ने नहीं लिखा है, भाई कानून में ये राइट्स नहीं है, ये अधिकार नहीं है, पर ये मॉरल है, मतलब ये आपको समझने पड़ेंगे। ये आपको यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स हैं जो भाई संविधान ने नहीं दिया है। सो with the expansion of democracy all over the world there is greater pressure on government to accept these claims। तो ह्यूमन राइट्स भाई मानव अधिकार। ठीक है, सो ह्यूमन राइट्स अभी हमारे संविधान ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर चारों तरफ दुनिया की सब गवर्नमेंट्स ने पूरा प्रेशर बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन को कि ह्यूमन राइट्स को, मतलब एक इंसान के अधिकार को भी, उसको भी ला दिया जाना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो पीछे पेज नंबर 88 पे आते हैं। सो काफ़ी सम इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स का मतलब क्या होता है? जब प्रॉमिस करती हैं कुछ संस्थाएं कि भाई वो कोई रूल लागू कराएंगी। सो काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स। जो ये राइट्स बढ़ी हैं हमारे संविधान के अंदर, सो बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का हाथ रहा है। So thus the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time। मतलब नई नई राइट्स जुड़ती जा रही हैं। सो ये क्या क्यों है? क्योंकि ये रिजल्ट है ऑफ स्ट्रगल ऑफ पीपल। लोगों ने मतलब स्ट्रगल किया है, इसलिए राइट्स बनी है। सो नई नई राइट्स बनती जा रही है जैसे जैसे सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, जैसे जैसे नए संविधान बनते जा रहे हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गारंटी करता है
उसको नई नई राइट्स, और भी नई राइट्स। आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है वो गारंटी करता है और भी नई नई राइट्स। कौन कौन सी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका अपने सिटीजन्स को देता है? राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, प्रिवेसी का अधिकार है भाई, आप अगर कुछ छुपाना चाहते हो आप छुपा सकते हो। सो दैट सिटीजन्स ऑफ और देयर होम कैन नॉट बी सर्च्ड, देयर फोन्स कैन नॉट बी टैप्ड, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन। मतलब कोई आपके फ़ोन कॉल टैप नहीं कर सकता, कोई आपके घरों की सर्च नहीं कर सकता, कोई आपका आप किस पे आपने बात किया, क्या बात किया, वो कोई टैप नहीं कर सकता। सो राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग। आपको हक है राइट टू इन्वायरमेंट, मतलब आपको अच्छे इन्वायरमेंट का हक है जो आपकी स्वास्थ्य को ना बिगाड़े। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, आपको घर बनाने का भी अधिकार है, ठीक है, ये भी अधिकार दिया है साउथ अफ्रीका के संविधान ने। राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, आपको मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज लेने का भी अधिकार है। राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, आपको खाना मिले, आपको पानी मिले, आपको वो भी अधिकार है। नो वन में बी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, आपके पास पैसे नहीं है या आपकी हालत नहीं है, कुछ भी कोई मना नहीं कर सकता साउथ अफ्रीका में। मैनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम एंड राइट टू प्रिवेसी शुड बी मेड फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एज वेल। तो साउथ अफ्रीका में जो ये सारी राइट्स हैं, हमारे इंडिया में भी बोला जाता है ये राइट्स इंक्लूड करनी चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर, आई एम एंडिंग दिस होल चैप्टर, दिस चैप्टर, the last chapter of your civics democratic rights is over। हमने जितनी भी points discuss की, I am requesting you, every one of you, just to write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to write each and everything properly and WhatsApp me. The chapter is over, read the entire chapter. Thank you.